हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे हम आज द हिंदू एनालिसिस जो हम डेली करते हैं, आज 17 अगस्त 2023 का दिन है। इट्स थर्सडे टुडे एंड वी विल प्रोसीड विद द हिंदू एनालिसिस। और आज के हिंदू न्यूज़पेपर में देर आर वेरियस टॉपिक्स और वेरियस एडिटोरियल्स। पर्टिकुलरली साइंस सेक्शन से एक एडिटोरियल है अबाउट सुपरनोवा एंड वन मोर एडिटोरियल अबाउट अरोरा। प्लस सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस आए हैं, हैंडबुक टू एलिमिनेट द जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन द लॉ। एंड देर आर वेरियस अदर स्कीम्स अबाउट विच वी विल टॉक अबाउट, जो अभी इन ऑन द इंडिपेंडेंस डे स्पीच पीएम मोदी हैज डिलिबरेटेड ऑन दोज स्कीम्स, और उन सब स्कीम्स के बारे में भी हम बात करेंगे। और हर एक चीज पे चर्चा होगी, इन डिटेल चर्चा होगी, जैसे हम करते हैं हमारे इस सेशन में। वी गो थ्रू करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक इन एन इंटीग्रेटेड वे। ऐसे ही इंटीग्रेटेड वे में हमारा एक प्रोग्राम भी चलता है यूपीएससी के लिए, जिसका नाम है समर्पण। और समर्पण प्रोग्राम जो हमारा है, समर्पण प्रोग्राम जो हमारा है, ये एक इंटीग्रेटेड वे में चलने वाली टेस्ट सीरीज है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को टैकल करती है यूपीएससी 2024 के लिए। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई मेंटोरशिप सेशन चाहिए, पर्टिकुलरली अगर आपको मेंटोरशिप सेशन चाहिए होगा just to streamline your UPSC strategy फॉर अपकमिंग यूपीएससी 2024 के लिए या 2025 के लिए, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करने से पहले आप अपनी स्टडीज को देखना चाहते हैं, अपने प्रीवियस अटेम्प्ट्स को देखना चाहते हैं, उनको एनालाइज करना चाहते हैं, तो हर एक चीज के लिए आपको गाइड किया जाएगा विदाउट एनी चार्ज। यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन 9031036712 एट दिल्ली ब्रांच करोल बाग, और हम आपकी बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगे। हमारे जो मेंटोर्स है, जो हमारी टीम ऑफ मेंटोर्स है, वो बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही लाइक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हैं, जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ है हमारा। इट्स अबाउट द कैबिनेट गिविंग नॉड टू 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस फॉर 169 सिटीज। तो एक्चुअल में ये है क्या? ये पीएम ई बस सेवा स्कीम है, एंड दिस स्कीम हैज एन एस्टिमेटेड बजट ऑफ 57,000 करोड़। ठीक है। और ये जो स्कीम है, ये चलेगी फॉर 181 सिटीज विदाउट ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विस। जहां पे अभी बस सर्विस नहीं है, उन सब सिटीज को ये टैकल करेगी, बट अभी के लिए ये 169 सिटीज के लिए अप्रूव कर दी गई है। ई बस क्या होती है? ई बस इज अ बस जिसका प्रोपल्शन सिस्टम, जो वो बस है, वो चलती है टोटल विद जीरो emissions, एंड ऑल द सोर्सेज, जिसका जितना भी इसका फ्यूल है जो इस बस को चलाने में लगता है, वो सारा इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होता है, बैटरी पावर्ड होती है ये। ठीक है। ये जो बस है, इससे जीरो एमिशंस मतलब जीरो कार्बन डाइऑक्साइड और जीरो हार्मफुल हार्मफुल गैसेस निकलती है। ठीक है। तो ये जो स्कीम है, इसको अभी कैबिनेट का अप्रूवल मिला है, एंड देयर विल बी 10,000 बसेस, ई बसेस, जो पीपीपी मॉडल पे काम करेंगी। ठीक है। दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये काम करेगी ये बसेस। ठीक है। एंड ये चलेगी 169 सिटीज में, और 181 सिटीज में हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करेंगे। ठीक है। 181 सिटीज में इंफ्रा अपग्रेडेशन होगा अंडर द ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स। ठीक है। सो द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 57,613 करोड़, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ 45,000 पीपल का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा। तो दैट इज वाई दिस ई बस सर्विस सेवा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, व्हेन वी टॉक अबाउट द एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ऑगमेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ठीक है। Now this scheme has an aim to reach
दी अनरीच्ड, ठीक है, उन लोगों तक पहुंचाना जहां तक अभी तक ये पहुंची नहीं है ये स्कीम। दिस स्कीम विल कवर अराउंड 3 लाख, 3 लाख का पॉपुलेशन कवर करेगी ये अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, और पर्टिकुलरली ऑल कैपिटल सिटीज ऑफ यूटीज, ऑल कैपिटल सिटीज ऑफ यूटीज, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड हिल स्टेट्स, इनको कवर करेगी। तो द स्कीम, अंडर दिस स्कीम द प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द सिटीज हैविंग नो ऑर्गेनाइज्ड बस सर्विस। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मैंने बोला 45,000 लोगों को ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी अंडर इट्स फर्स्ट सेगमेंट। इस स्कीम के दो सेगमेंट्स हैं। तो सेगमेंट ए में this scheme will augment bus operations for 10,000 cities, and uh, the associated infrastructure will be provided for the development and upgradation of depot infrastructure plus जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काम करेंगे। एक तो इसमें सेगमेंट ए में, ठीक है, सेगमेंट ए में देयर विल बी वर्क ऑन 10,000 buses प्लस पावर इंफ्रा, ठीक है। एंड सेगमेंट बी ऑफ दिस स्कीम विल वर्क फॉर ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स इन 181 cities, ठीक है। दिस स्कीम envisages green initiatives like bus priority infrastructure, multimodal interchange facilities and automated fare collection system, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है दैट इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। इसके जो कंपोनेंट्स होंगे दैट विल बी, फर्स्ट विल बी बस प्रायोरिटी इंफ्रा, multimodal interchange, multimodal interchange, and there will be automated fare deduction system और fare collection system, plus there will be charging infra जिसपे हम काम करेंगे इन 181 cities में, ठीक है। तो दैट इज अबाउट दिस ई मोबिलिटी एंड ई बस सेवा स्कीम। Plus, there was one more news which came from the Supreme Court has unveiled a handbook. अब इस हैंडबुक में क्या है, इसमें कुछ ऐसी टर्म्स है, ठीक है। 30 पेज का ये हैंडबुक है जिसमें टर्मिनोलॉजी है अबाउट दी वुमन। तो पर्टिकुलरली जब भी जजेस कोई जजमेंट देते हैं तो वो जजमेंट से रिलेटेड, अगर वो जजमेंट वुमन से रिलेटेड है तो उस जजमेंट में कुछ कुछ टर्म्स यूज हो जाती है, ठीक है। जैसे लाइक ईव टीजिंग, है ना, जैसे हर्माफ्रोडाइट और दी फेथफुल और दी ओबीडियंट वाइफ। तो ऐसी टर्म्स जो है दी जुडिशरी हैज हाईलाइटेड कि ऐसी टर्म्स जो है यूज ना की जाए, बट इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड और जेंडर स्टीरियोटाइप्स को हटा के देयर शुड बी ओनली वन थिंग दैट इज वुमन, है ना, दैट शुड बी ओनली वुमन एंड दैट शुड बी पर्टिकुलर जो uh, ये है टर्म्स है उन टर्म्स को यूज करना चाहिए, और वही टर्म्स इन्होंने इस हैंडबुक में निकाली है। दिस इज समथिंग विच इज अ डेवलपमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टीरियोटाइपिंग और इलिमिनेटिंग द स्टीरियोटाइप्स अबाउट वुमेन। तो इस पॉइंट को हम अपने एसे में, इफ द एसे कम्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, तो वहां पे यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम सोसाइटी में, इफ एनी क्वेश्चन अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट कम्स, वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लस दिस कैन बी ऑल्सो यूज एज a point or as a step towards changing the behavioral change, ठीक है। जहां पे भी आपको बोला जाए किसी केस स्टडी में कि आपको किसी जगह पे कोई बिहेवियरल चेंज लानी है, whether that is about women, whether that is about child marriage, or whether that is about वुमेन एजुकेशन और चाइल्ड एजुकेशन और गर्ल एजुकेशन, है ना, तो वहां पे आप ऐसी एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हो अपने एथिक्स के पेपर में, ठीक है। तो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड ये जो है ये एडवर्टीजमेंट का पेज है, बट यहाँ से हमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मिल सकती है
ठीक है। यूपीपीसीएस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ज्यादा, बट हाँ यूपीएससी के लिए इट्स अ बिट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से हमें कुछ कुछ एग्जांपल्स मिल सकती है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट में कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव्स, जैसे सस्टेनेबल टुमारो के लिए, फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो देयर इज अ प्रोग्राम गोइंग ऑन फॉर this mobilization of people. There is a program or campaign going on known as friends with nature, ठीक है। वैसे ही एस्पिरेशनल विजन फॉर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी, है ना। तो दीज एग्जाम्पल्स कैन बी कोटेड इन आर पेपर, इन आर आंसर्स। देर इज ऑल्सो स्कीम फॉर हेरिटेज एडॉप्शन स्कीम, यूपीज सर्कुलर इकोनॉमी, है ना। तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये हम नोट कर सकते हैं और ये हम अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। मूविंग अहेड टू दिस एडिटोरियल सेक्शन, और इस एडिटोरियल सेक्शन में देर इज एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल विच इज अबाउट डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। और ये डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म जो जो मेरा फॉलो कर रहे हैं ये न्यूज़ एनालिसिस, उनको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा दैट व्हाट इज दिस ऑथर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। विदाउट रीडिंग दिस न्यूज़ आपको ये समझ आ जाएगा, ये एडिटोरियल को समझ आने के बगैर ही आपको समझ आ जाना चाहिए दैट डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म क्या है। डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म इज कंट्रोलिंग द डेटा, ठीक है, कंट्रोलिंग दी डेटा। और ऑथर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑथर यहाँ पे एक केस का जजमेंट हाईलाइट कर रहे हैं, पुट्टास्वामी जजमेंट। और पुट्टास्वामी जजमेंट आज कम से कम 3 एडिटोरियल्स में आया हुआ है, ठीक है। तो पुट्टास्वामी जजमेंट के बारे में जितना कुछ भी है वो भी हम देखेंगे, और प्लस देयर इज वन मोर केस, इंदिरा सोनी जजमेंट, उस जजमेंट को भी हम देखेंगे बहुत ही अच्छे से डिटेल में, दैट व्हाट वाज सेड इन दैट जजमेंट, ठीक है। और उसमें क्या क्या बोला गया वो सब चीजें हम देखेंगे। अब बात यहाँ पे आती है डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म की। डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म इज दैट स्टेट कंट्रोलिंग ऑल द डेटा, स्टेट कलेक्टिंग ऑल द डेटा एंड देन प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म्स टू कंट्रोल द डेटा एंड टू implant such instruments, such technology, so that they first collect the data, then process the data, and then utilize the data of the citizens, ठीक है। बट यहाँ पे ज्यादा फोकस किया जाएगा किस पे, मिस यूज पे, ठीक है। दैट मिस यूज ऑफ दैट डेटा, इज दैट लीगली वैलिड टू कलेक्ट दैट मच ऑफ डेटा, एंड इज इट लीगली जेन्युइन टू have that sort of data and collect that sort of data and have that sort of digital authoritarianism। तो यहाँ पे जो ऑथर है, अगर आपको पता होगा, हमेशा मैं बोलता हूँ कि सबसे पहली चीज करनी है क्या, ऑथर का नाम पढ़ना है, ऑथर कौन है और क्या करता है। ऑथर इज एन एडवोकेट एंड ही इज फाउंडर ऑफ इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन। तो ये सबसे ज्यादा जो इसके आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो वैलिड होंगे किस लिए, इंटरनेट फ्रीडम के लिए। तो जो इसका एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म होगा वो हमें नहीं लेना है, बिकॉज ही इज नॉट समवन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। जो इसका एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म होगा वो हमें नहीं लेना है। वी विल टेक द क्रिटिसिज्म बट ओनली मॉडरेट क्रिटिसिज्म, ठीक है। एंड ओनली वो वाला क्रिटिसिज्म लिया जाएगा, यहाँ से वो वाले पॉइंट्स लिए जाएंगे जो हम आंसर में कोट कर सकते हैं, जिनके पीछे एक फैक्ट लिखा होगा, ठीक है। वो वाला आर्ग्यूमेंट हम उठा सकते हैं और वो वाला आर्ग्यूमेंट हम अपना नोट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ the author here highlights that in the Justice Puttaswamy judgment, the decision given by court was that a right to privacy while requiring the union government to introduce a data protection law in the parliament. As per this judgment, union government was supposed to bring in a data protection law, और उस पे फिर बी एन श्री कृष्णन कमेटी बैठी थी, उनने एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ दिया, ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ, जो नहीं बन पाया। बट अभी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का जो हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, 2 से 4 बार हमने इसका, आई गेस 4 सेशंस में हमने इसका रिवीजन किया था, दैट व्हाट इज दिस एक्ट ऑल अबाउट, इसके प्रोविजंस क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, कहाँ पे ये लैग कर रहा है ये एक्ट, सारी चीजें हमने कवर कर ली है। नाउ इस टाइम पे क्या आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट दी क्रिटिसिज्म। अब देखो क्रिटिसिज्म क्या है। सबसे पहली चीज, टेक्नो सोल्यूशनिज्म। टेक्नो सोल्यूशनिज्म मीन्स डिपेंडिंग टोटली ऑन द टेक्नोलॉजी एंड नॉट प्रोसीडिंग फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बिकॉज अगर आप देखो तो ऑथर हेयर हाइलाइट्स कि आरोग्य सेतु और कोविन, बट यहाँ पे जो ऑथर का आर्ग्यूमेंट है, ही सेज दैट डू यू ऑनेस्टली आंसर दिस थिंग, दैट आपने जो आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया था वो आपने इसलिए डाउनलोड किया था कि आप कोविड से बचो, या फिर आपने वो इसलिए डाउनलोड किया था कि आपको ट्रैवल करने का, आपको फ्लाइट में चढ़ने का, आपको किसी बिल्डिंग में जाने का एक्सेस मिल जाए, ठीक है। तो डू यू ऑनेस्टली बिलीव इन दिस थिंग दैट आरोग्य सेतु वाज एन ऐप जिसपे आप भरोसा कर सकते थे। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हमें नहीं उठाने हैं, ठीक है। हमें अगर उठाना है तो वी कैन से दैट आरोग्य सेतु
एंड दिस कोविन प्लेटफॉर्म्स वेयर सच प्लेटफॉर्म्स जिनका डेटा अभी लीक हुआ था। ठीक है, डेटा लीक का इशू आया था 2023 में ही। 2023 के इनिशियल मंथ्स में, फेब मार्च में आया था इशू दैट द डेटा एंड जो ये ओपन प्लेटफॉर्म्स है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स है ये, ठीक है, जिनका कोड ओपन सोर्स से लिया गया है, और इनके हैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। तो दैट इज द पॉइंट। और इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, जो पब्लिक में नहीं दिए गए थे इनको ज्वाइन करने के, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वो वाले पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ से लिखेंगे इनके क्रिटिसिज्म में। प्लस ऑथर हाइलाइट्स हियर स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि प्रोवाइड करता है एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, जहां पे सारा डेटाबेस बनेगा, सारा डेटा कलेक्ट होगा और वहीं से सारा डेटा प्रोसेस होगा। प्लस इन दिस स्मार्ट सिटी मिशन ओनली देयर इज टू मच ऑफ कैमरा डिप्लॉयड। ठीक है, कैमराज हर जगह लगे हुए हैं, और अगर आप अभी भी देखो तो बहुत सारे कैमराज लगे हुए हैं। एंड द ऑथर हियर सेज दैट, do you seriously feel that it's safer or smarter? Is it safer or is it smarter to deploy that much of cameras and to also move towards a national automated facial recognition system, which will be the world's largest facial recognition system? तो ऑथर जो है यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हाईलाइट करते हैं, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो इसकी वजह से, इसकी हेल्प से डिजी यात्रा, है ना, की जा सकती है ना। डिजी यात्रा का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज अबाउट फेशियल रिकॉग्निशन एंड ऑल दैट, सेफ पैसेज और डायरेक्ट पैसेज एंड डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी एट द एयरपोर्ट्स, ठीक है, विदाउट गोइंग थ्रू टू मच ऑफ सिक्योरिटी चेक्स, बिकॉज यू ऑलरेडी आर रजिस्टर्ड थ्रू योर फेशियल एंड बायोमेट्रिक लाइक रिकॉग्निशन। अब ऑथर यहाँ पे बस एक ही चीज हाईलाइट करते हैं, दैट इज इट जस्ट द डेटा कलेक्शन or is it actually the data protection? Or if it's data protection, who should be responsible for that data protection? And author here highlights that जो data protection board डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल में बनाया जा रहा है, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है ना। एंड गवर्नमेंट ओनली हैज दिस अथॉरिटी टू exempt any company from the compliances, and government only has this authority to raise complaints suo moto against any such company जो वायलेशन कर रही है। ठीक है, तो दिस होल पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर रिगार्डिंग दी डेटा प्रोटेक्शन, प्लस द इकोनॉमिक यूज ऑफ दिस डेटा, दैट गवर्नमेंट कैन सेल दिस डेटा ऑल्सो। तो दीज आर सम इश्यूज जो यहाँ पे ऑथर हाईलाइट करते हैं। ठीक है, दो इश्यूज हमने यहाँ पे देखे, प्लस इश्यूज हमने यहाँ पे देखे, दैट दिस सॉर्ट ऑफ डेटा मे बी मोर थ्रेट, ये वाला डेटा, इसका लीकेज भी एक थ्रेट हो सकता है। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दीज इश्यूज आर हाईलाइटेड हेयर बाय दिस ऑथर। और इसके बाद व्हाट इज द वार्निंग? the author here says that the invisible thread of the society networked on biometric data, that is the Aadhaar data, had grave portents. Portents means unpleasant future events। ठीक है, तो इट मे लीड टू सम फ्यूचर इवेंट्स, और इट मे लीड टू अ डोमिनो इफेक्ट, जहां पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। अनप्लीजेंट फ्यूचर इवेंट्स, एंड unless the law mandates an effective data protection framework, the quest for liberty and dignity would be ephemeral। ठीक है, that means ephemeral means that this is used just for a short period of time as a wind। ठीक है, तो जो इसका बेनिफिट होगा या जो इसका क्वेस्ट फॉर लिबर्टी एंड डिग्निटी होगा, दैट मे बी अ शॉर्ट टर्म गेन बट नॉट अ लॉन्ग टर्म गेन। ठीक है, तो इसलिए ऑथर यहाँ पे हाईलाइट करता है दैट देयर आर सम इश्यूज विद दिस डेटा प्रोटेक्शन बिल। बट एक्चुअली में अगर हमारे में मतलब हमारे यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आता है अबाउट डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है, तो इट्स नॉट अबाउट डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म, रादर इट्स अबाउट डिजिटल प्रोटेक्शन। तो दिस बिल इज अबाउट डिजिटल प्रोटेक्शन। ठीक है, दिस बिल वंस बिकम्स द एक्ट, उसके बाद वी विल सी दैट हाउ मच प्रोटेक्शन इज एक्चुअली बीइंग प्रोवाइडेड देयर। हमने ऑलरेडी उसके प्रोविजंस देख लिए हैं बिल के, दैट देयर इज प्रोटेक्शन provided to the digital data of the citizens, and there are provisions to regulate the data collectors and the fiduciary data, principal data, हर एक चीज हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो वी विल जस्ट हाई कीप दीज पॉइंट्स विद अस। दो से चार इश्यूज यहाँ पे हाईलाइट किए गए हैं, और ये इश्यूज हम अपने पास रखेंगे अपने सेम नोट पे जो हमने इससे पहले बना के रखा है अबाउट डिजिटल डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन बिल। ठीक है, नेक्स्ट
event, this next news is about an unnecessary break on the hazardous development and the development in increasing the impact of the weather events. ठीक है. Sorry. सो व्हाट इज दिस अननेसेसरी ब्रेक, नेसेसरी ब्रेक, व्हाट इज दिस नेसेसरी ब्रेक जो हमें लगानी चाहिए किस पे? हजार्डस डेवलपमेंट में और हजार्ड डेवलपमेंट पे. जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऑथर हाईलाइट करते हैं यहाँ पे क्या चीज? एक जोशी मठ का इशू, ठीक है, प्लस चार धाम रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो बन रहा है, ठीक है. तो ऑथर यहाँ पे हाईलाइट करते हैं दैट डिस्पाइट दिस बीइंग एन एल नीनो ईयर, हमने सोचा था ये एल नीनो ईयर होगा, कम बारिश होगी, है ना, नॉर्थ इंडिया में कम बारिश होगी, बट वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस ऐसे आ गए कि बहुत ही ज्यादा बारिश होने लग गई, और इतनी ज्यादा बारिश हुई कि हमने देखा पानी रेड फोर्ट तक पहुंच गया था यमुना का, ठीक है. प्लस 150 पीपल वेर किल्ड इन दीज फ्लड्स. 10,000 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ हिमाचल प्रदेश अलोन, मतलब ओनली इन हिमाचल प्रदेश. प्लस अभी रिसेंटली हिमाचल एंड उत्तराखंड में और बारिशें हो रही है, और 60 से ऊपर लोग जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं. ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ दी नेचर ऑफ दीज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, जो कि अनटाइमली आ रहे हैं, है ना, और इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है. तो दिस आरी ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर इन पार्ट ड्यू टू वार्मिंग आर्कटिक ओशियन, ठीक है. दिस हैज कॉज द पोलर जेट स्ट्रीम्स which have carried a moisture to deviate from its regular path and bring the disturbances to the North India. ठीक है. तो जो पोलर जेट स्ट्रीम चल रही थी, ठीक है, जो पोलर जेट जेट स्ट्रीम ऑलरेडी उसका नेचुरल जो ट्रैक है विच इज अराउंड द पोल्स हैज कम डाउन, और इसने जो मॉइस्चर नॉर्थ वेस्ट रीजन और जो मॉइस्चर मेडिटेरेनियन सी से आता था, ठीक है, विच यूज टू डाइवर्ट इन दिस रीजन हैज कम टू द नॉर्थ इंडिया, ठीक है, हैज कम टुवर्ड्स द नॉर्थ इंडिया, और यहाँ पे इस एरिया में हमारे बारिशें बहुत ज्यादा हो गई है. तो ना ऑथर यहाँ पे हाईलाइट क्या करना चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं, दैट एक्चुअल में जो क्लाइमेटिक डिस्टरबेंस है नॉर्थ इंडियन रीजन में ड्यू टू दीज वेस्टर्न डिस्टरबेंसेस, वो तो ठीक है, आ रहा है, बारिश आ रही है बहुत ज्यादा, बट उस चीज को एग्जैजरेट किया है किस चीज ने? जो हम वहां पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हम वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कर रहे हैं, उसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन है वो शायद नेचुरली कम होती, बट हमारी वजह से अब वो ज्यादा हो रही है. क्यों ज्यादा हो रही है? सबसे पहली चीज कि हमारा जो है फुटफॉल बढ़ रहा है कहाँ पे? हिमालयाज में. कैसे? सबसे पहला प्रोजेक्ट है हमारा चार धाम प्रोजेक्ट, ठीक है. प्लस देर इज डेवलपमेंट, देर इज हैफाजार्ड बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इन जोशीमठ, जो हमने देखा था अभी, ठीक है. जोशीमठ का केस भी यहाँ पे हाईलाइट करते हैं एक जगह पे, ठीक है, दैट जोशीमठ का भी इंसिडेंट हुआ था. प्लस यहाँ पे जो ये हैफाजार्ड बिल्डिंग्स बन रही है, जो वहां पे जोनेशन, माइक्रो जोनेशन और बिल्डिंग कोड्स का फॉलो अप नहीं हो रहा है, उस चीज की वजह से वहां पे जो डिस्ट्रक्शन है, लैंडस्लाइड्स है, या जमीन का खिसक जाना है, फुटफॉल बढ़ जाना है टेक्टोनिक एक्टिविटीज का, या टेक्टोनिक नॉइज या सीस्मिक नॉइज जिसको बोलते हैं, इसका बढ़ जाना है. तो दैट इज बीइंग एग्जैजरेटेड, दैट इज बीइंग लाइक increased rapidly by the human activity and the human footfall which has increased a lot. ठीक है. तो that is all from this article. Now come to the criminal law reforms which have been introduced in parliament recently. तो तीन बिल्स प्रोवाइड लाई गई है पार्लियामेंट में. हमने इन बिल्स को देखा था जब ये पार्लियामेंट में लाई गई थी, ठीक है, फ्रंट पेज पे ये न्यूज़ था. तो जैसे मैं बोलता हूँ दैट कि यूजुअली होता क्या है, अभी पिछले डिस्कशंस में जब ये बिल्स आई थी तो उस टाइम पे भी मैंने बोला था दैट आपको रिसर्च करने का जरूरत नहीं है कि आप स्टार्ट कर लो कि बिल के क्या प्रोविजंस है, कहाँ से बिल आया, किसने बिल लाया, कितना चीजें हुआ, उतना करने का जरूरत नहीं होता है. जस्ट वेट एंड सी दैट हाउ द डेवलपमेंट्स ऑन दिस बिल हैपन. अभी ये बिल इंट्रोड्यूस हुई थी लोकसभा में, और ये बिल चली गई है कहाँ पे? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास, ठीक है. और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इसको ऑब्जर्व करेगी, स्टडी करेगी, उसके कमेंट्स आएंगे, ये बिल जो है पब्लिक डिस्कशन में आएगी. पब्लिक डिस्कशन में ऐसे ऑथर्स
इस पे कमेंट्स पास करेंगे, और उसके बाद हमें ये पता चलेगा दैट बिल में क्या क्या प्रोविजंस है और बिल में क्या क्या फ्लॉज है। क्यों करना है ऐसा? बिकॉज ऑलरेडी वी आर इन्वेस्टिंग आर 1.5 आर डेली ऑन न्यूज़पेपर, और इसके एडिशन में अगर हम और भी रिसर्च करने लग जाए करंट अफेयर्स में, क्योंकि यूजुअली हर एक स्टूडेंट एक न एक करंट अफेयर्स मैगजीन फॉलो करता ही है, तो करंट अफेयर्स की मैगजीन में ये बिल्स के सारे प्रोविजंस आ जाएंगे। आप हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन फॉलो करो तो हमारी करंट अफेयर्स की मैगजीन में तो आ ही जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर 100%। ठीक है, इस बिल के प्रोविजंस आ जाएंगे। व्हाट यू विल बी लैकिंग विद इज कि इस बिल में इश्यूज क्या क्या है, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और वो इश्यूज, वो चैलेंजेस जो ये ऑथर्स हाईलाइट करेंगे, वो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी कर देता है चीजें। ठीक है, क्योंकि जो वो इश्यूज हाईलाइट करते हैं ना ऑथर्स, यहाँ पे जो इश्यूज हाईलाइट करेंगे वही इश्यूज होंगे जो हम अपने आंसर में कोट कर पाएंगे। तो इन इश्यूज का ट्रैक रखना है और इन्हीं को लिख के रखना है। ठीक है, बाकी जो ये बिल्स है इसके प्रोविजंस है वो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे, पढ़ जाएंगे और उनको याद भी रखेंगे, और रिवीजन के लिए हमारे पास करंट अफेयर्स की मैगजीन होगी। ठीक है, डेली हम न्यूज़पेपर से कर रहे हैं और मंथली हम करंट अफेयर्स की मैगजीन से करेंगे। दैट इज ऑल व्हाट वी विल डू। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रैटेजी होती है न्यूज़पेपर को करने की, और तभी जाके करंट अफेयर्स का आपको डेली 1 आवर और 2 आवर्स आपको देना है और आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, वरना आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा करंट अफेयर्स करने में। तो बिल्स कौन कौन सी आई थी? पहली थी भारतीय न्याय संहिता टू रिप्लेस इंडियन पिनल कोड, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता टू रिप्लेस सीआरपीसी, एंड भारतीय साक्ष्य बिल, ठीक है, टू रिप्लेस इंडियन एविडेंस एक्ट। अब ये जो बिल्स हैं ये क्रिमिनल रिफॉर्म्स के लिए आई है, और क्रिमिनल रिफॉर्म्स के लिए लॉ कमीशन एंड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज 105 से लेके अभी तक जितनी भी आई है, हर एक कमेटी ने, लॉ कमीशन ने इसके बारे में बोला है दैट दी लॉज शुड बी रिफॉर्म्ड बिकॉज दे आर ऑफ कॉलोनियल लिगेसी। अभी जो ये एडिटोरियल आया है, इट टॉक्स अबाउट दैट क्रिमिनल लॉज एंड क्रिमिनल लॉ बीइंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल कंट्रोल एंड इट मोल्ड्स एंड गाइड्स अस इन मोर देन वन वे। ठीक है, तो क्रिमिनल लॉज जो भी होते हैं क्यों होते हैं, कि अगर आपने कोई भी एक्ट किया, कोई क्रिमिनल एक्ट किया, तो वो एक्ट के बाद आपको सजा मिलेगी, और वही सजा डिटरमाइन करेगी कि आप वो क्रिमिनल एक्ट करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, मेजरली इट्स नॉट नेसेसरी कि रेप पे, ठीक है, पनिशमेंट है। कोई भी इंसान अगर रेप का एक्ट कमिट करता है, ठीक है, तो उसको तो पनिशमेंट मिलती है, बट स्टिल वहां पे फिर रेप के केसेस क्यों आते हैं हमारे पास? अगर ऐसा है कि रेप के ऊपर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है, और फिर भी रेप के केसेस क्यों आते हैं फिर? अगर ऐसा है कि पनिशमेंट्स है और बहुत ही स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स है, फिर भी केसेस क्यों आते हैं? केसेस इसलिए आते हैं क्योंकि लोग वायलेट कर लेते हैं उन प्रोविजंस को, लोग वायलेट कर लेते हैं, और लोग उस टाइम पे आउट ऑफ बॉक्स और आउट ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर एक्ट करते हैं, और यही चीज है जहां पे सोशल कंट्रोल आता है। ठीक है, तो यूजुअली जहां पे भी लॉ एविडेंट हो, जहां पे भी लॉ एनफोर्स हो रहा हो, लोगों को दिख रहा हो कि लॉ एनफोर्स हो रहा है, जैसे किसी एक डिपार्टमेंट में अगर करप्शन के केसेस बहुत ज्यादा है, और उस डिपार्टमेंट के हेड को पकड़ा जाता है करप्शन के केस में, और उसको सजा होती है, उसको टोटल टर्मिनेट कर दिया जाता है अपनी सर्विसेज से, प्लस उसको फाइन लगता है और उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट लग जाता है और उसको जेल भेज देते हैं, तो यूजुअली होगा ये दैट उस डिपार्टमेंट में, मतलब दिस इज अ नॉर्मल थिंग विच विल प्रोसीड आफ्टर दैट, कि उस डिपार्टमेंट पे कुछ टाइम के लिए तो करप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि द थिंग इज कि लोग देख रहे हैं दैट क्रिमिनल लॉ हाउ इट इज एक्टिंग, तो दैट इज व्हाई दिस ऑथर हियर इज हाईलाइटिंग दैट देयर आर सम रिफॉर्मेटरी मेजर्स जो लिए गए हैं। ठीक है, इन दीज बिल्स एग्जिबिट अ मॉडरेट मॉडिफिकेशन फॉस्टरिंग, एक तो ये बिल्स लेके आएंगी जेंडर इंक्लूसिविटी, प्लस रिप्लेसमेंट ऑफ एनाक्रोनिस्टिक टर्म्स लाइक अनसाउंड माइंड को रिप्लेस करके, इन टर्म्स को रिप्लेस करके मेंटल इलनेस। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें जो यहाँ पे इन लॉज में रिफॉर्म्स आए हैं वो रिफॉर्म्स अच्छे हैं, और यहाँ पे जो ये ऑथर है ये हाईलाइट कर रहे हैं दैट दीज बिल्स आर देयर, और जैसे इन बिल्स में एक्सक्लूजन ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड एंड अडल्ट्री,
aligns black letter of the law with the Supreme Court of the India's decisions. जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी इससे पहले भी एक डिसीजन दिया था, दैट डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड, ठीक है, प्लस डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ अडल्ट्री, सेडिशन के केसेस, इन सब केसेस को ये नॉर्मलाइज करते हैं। तो नाउ दी ऑथर सेज कि जब भी कोई बिल आता है, जब भी कोई लॉ आता है, उस लॉ पे एक टेस्ट होता है। ठीक है। तो द अमेंडेड लॉ मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन स्टेट सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स एंड इंडिविजुअल फ्रीडम्स, और दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए, और वो जो बैलेंस है वो देखा जाएगा आगे ये बिल्स कैसे काम करती है। तो दिस आर्टिकल इज मोर ऑफ अ नेचर इन दिस पैसिफिस्ट नेचर, ठीक है। तो इस एडिटोरियल से हमें वी कैन सी दैट हाउ दीज बिल्स विल एक्ट, ठीक है। तो एडवांटेजेस, और यू कैन say that pros of this bill can be highlighted here। यहां से हम एक, दो, तीन, चार, ये 4 पॉइंट्स उठा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलो, नेक्स्ट एडिटोरियल। नेक्स्ट एडिटोरियल इज अबाउट हाउसिंग फॉर ऑल। अब हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम जो थी अभी कल के आर्टिकल, ये न्यूज़पेपर में हमने देखा था दैट प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड दिस थिंग दैट देयर विल बी अ scheme for subsidized interest rates, a scheme based on subsidized interest rates to provide housing for urban areas, ठीक है। तो इसमें जो हमारी ऑलरेडी एक स्कीम चल रही है जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है, जिसका डेट अभी एक्सटेंड होके 2024 तक चल रहा है। तो इस स्कीम को आप रिवाइज करना कल वाले नोट से, कल वाले न्यूज़पेपर से। अब ये स्कीम जो है अभी 2024 तक के लिए एक्सटेंड की गई है। हाउएवर इस स्कीम का जो मेन गोल था, दैट वाज हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, ठीक है ना। और 1.19 करोड़ केसेस आर देयर जो सैंक्शन हो चुके हैं, बट ओनली 76 लाख हाउसेस आर बिल्ट और कंप्लीटेड और हैंडेड ओवर, ठीक है। तो 76 लाख हाउसेस जो है अभी तक तैयार होके बन के दे दिए गए हैं लोगों को, बट ऑलरेडी जो सैंक्शन है वो इससे काफी ज्यादा है। क्यों? बिकॉज इस स्कीम में कुछ कुछ इश्यूज है, जैसे सेंटर गवर्नमेंट का शेयर, दैट इज ओनली 24.4% जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे है। हाउएवर जो सजेस्टेड था, सजेस्टेड वाज दैट अराउंड 40%, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने सजेस्ट किया था दैट 40% ऑफ द शेयर, दिस 40% ऑफ दिस शेयर शुड बी गिवन बाय द बेनिफिशियरी, 40% ऑफ द कॉस्ट शुड बी borne बाय द बेनिफिशियरी एंड रेस्ट शुड बी पेड बाय द स्टेट एंड सेंटर, ठीक है। प्लस दीज बेनिफिशियरीज आर ऑल्सो फेसिंग इश्यूज कि पहले तो ये लो इनकम ग्रुप से आते हैं, सेकंड इनको बैंक लोन मिलने में दिक्कत होता है, और क्यों इनको बैंक लोन मिलने में दिक्कत होता है? क्योंकि इनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है सस्टेन्ड इनकम का। तो दैट इज वाई ये कुछ इश्यूज हैं इस स्कीम के जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, और यहाँ पे आप ये जो इश्यूज हैं इनका एक थोड़ा सा नोट बना लीजिए कल वाले स्कीम के साथ, ठीक है। और स्कीम हमारी कवर हो जाएगी तो हमें दोबारा इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा बार 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 बार, ठीक है। और ये जो इश्यूज यहाँ पे हाईलाइट होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये वाला इशू, ठीक है, ये वाला इशू जो है, ये वाला इशू नहीं मिलेगा आपको मैगजीन्स में, क्योंकि कोई एक ऐसा ऑथर होता है जिसको ये इशू मिल जाता है, तब जाके वो आर्टिकल लिखता है और उसके बाद ये आर्टिकल यहाँ पे आता है। देयरफॉर देयर आर रीजंस बिहाइंड पुअर क्वालिटी ऑफ द हाउसेस एंड प्रिवेलेंस ऑफ अनऑक्यूपेंसी। पहली चीज है कि पुअर क्वालिटी ऑफ हाउसेस बना रहे हैं लोग, क्यों? फंडिंग मिल गई, फिक्स्ड असिस्टेंस है, और उसके बाद उनको क्या करना है, एक हाउस बना दिया और उसके बाद उसको रेंट पे चढ़ा दिया। प्लस देयर इज प्रिवेलेंस ऑफ अनऑक्यूपेंसी, लोग वहां पे बैठते नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लैंड का कॉस्ट ज्यादा है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स की रिस्ट्रिक्शंस है बिल्डिंग कोड्स के अंदर, सर्टिफिकेशन चाहिए होता है एमसीडी का, बाकी बाकी ऑर्गेनाइजेशंस का, बाकी बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक है। और अर्बन एरियाज में रहना भी मुश्किल है, तो इसीलिए लोग यहाँ पे रहना भी उतना ज्यादा एफर्ट नहीं कर पाते हैं। Therefore, there should be a discussion between center and state agencies, जिसकी बेसिस पे लोकल बॉडीज, अर्बन प्लानिंग बॉडीज या अर्बन प्रोफेशनल्स या financial institutions should collaborate and cooperate so that they make a draft, they make or they draft a foolproof scheme
टू मेक श्योर दैट देयर हैपन्स दिस हाउसिंग फॉर ऑल। और ये हाउसिंग फॉर ऑल घर ना होना ये बहुत ही बड़ी एक दिक्कत है, जो हमने अभी रिसेंटली देखा। दिल्ली में जब फ्लड्स आ गए, तो जितने भी यमुना के किराने किनारे लोग रहते थे, झुग्गियों में, स्लम एरिया में रहते थे लोग, उन सब को बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ। ठीक है, तो दैट इज वाई दिस थिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ दिस प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, व्हाट इज दिस योजना अबाउट? एंड दिस पीएम आवास योजना फॉर अर्बन एरियाज। ठीक है, दिस वाज लॉन्च्ड, और इसका गोल था दैट 75 ईयर्स का जब इंडिया होगा, ठीक है, व्हेन द नेशन कंप्लीट 75 ईयर्स इन 2022, ठीक है, देन वी शुड हैव हाउसिंग फॉर ऑल। सबके पास अपना अपना एक घर होना चाहिए। और इस स्कीम के मिशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं? चार चीजें हैं। फर्स्ट इज स्लम रिहैबिलिटेशन। ठीक है, और डेवलपमेंट बाय प्राइवेट पार्टिसिपेशन। ठीक है, प्रमोशन ऑफ एफोर्डेबल हाउसिंग फॉर वीकर सेक्शंस थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। ठीक है, इंटरेस्ट सबवेंशन पे दिया जाता है लोन, यहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है। एफोर्डेबल हाउसिंग विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमने देखा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मोड में। ठीक है, प्लस देयर इज सब्सिडी फॉर द बेनिफिशियरीज लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन एनहांसमेंट। इस स्कीम के जो बेनिफिशियरीज होंगे, at least 300 people or about 60 to 70 households of poorly built tenements in unhygienic environment, usually with the inadequate infrastructure, will be provided the help। और इसमें जो बेनिफिशियरीज होंगे स्लम्स होंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग होंगे, लो इनकम ग्रुप्स के लोग होंगे। ठीक है, और इनका जो है जो एनुअल इनकम होगा शुड बी लेस देन 3 lakhs फॉर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, 3 to 6 lakhs, 3 to 6 lakhs फॉर लो इनकम ग्रुप्स। ठीक है, एंड 6 lakhs, 6 to 18 lakhs फॉर मिड इनकम ग्रुप्स। ठीक है, तो सब लोग के लिए ये स्कीम है। ठीक है, एंड दिस स्कीम इज ओनली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। ठीक है, और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम जो है, इस सब्सिडी स्कीम में बस दो लोग आएंगे, दैट इज लो इनकम ग्रुप्स एंड मिड इनकम ग्रुप्स। ठीक है, प्लस जो भी इस स्कीम के बेनिफिशियरीज होंगे, जो भी इस स्कीम के अंदर घर बनेगा, वो घर जो होगा, वो जो टॉप मोस्ट फीमेल होगी, उसके नाम पे होगा। ठीक है, उसके नाम पे घर हो जाएगा। दिस बेनिफिशियरी फैमिली विल कंप्रोमाइज ऑफ, मतलब जो बेनिफिशियरी की फैमिली होगी उसमें हस्बैंड, वाइफ, अनमैरिड सन्स, प्लस अनमैरिड और मैरिड डॉटर्स। डॉटर्स। ठीक है, this beneficiary of this scheme should not own a पक्का हाउस। मतलब इससे पहले इनके पास कोई पक्का हाउस नहीं होना चाहिए, और उसके बाद ही उनको ये सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, दैट इज द स्कोप ऑफ दिस स्कीम। और अगर आप इसका कवरेज देखो, तो 2015 से लेके 17 तक, है ना, 2015 से लेके 2017 तक अराउंड 100 सिटीज का कवरेज हुआ था। प्लस 2017 में 200, 200, 2017 से लेके 2019 तक 200 सिटीज वेर कवर्ड। एंड 2019 से लेके 2022 तक
ऑल अदर रिमेनिंग सिटीज वेर कवर्ड। ठीक है। अब इसका जो अप्रोच होता है, फर्स्ट इज इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट। तो जहां कहीं पे भी स्लम्स होंगे, उनको उसी एरिया में जहां पे वो रह रहे हैं उसी एरिया को रीडेवलप करके उनके लिए घर बना के दिया जाएगा। सेकंड इज एफोर्डेबल। जो इसका अप्रोच है, जो इसको कंपोनेंट्स है, चार वर्टिकल्स हैं इसके, जिन चार वर्टिकल्स में ये काम करता है। ठीक है। सेकंड इज एफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी। अब इस कंपोनेंट में ये क्या करते हैं, या इस वर्टिकल में ये क्या करते हैं? फर्स्ट इज इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इज प्रोवाइडेड फॉर। ठीक है। इंटरेस्ट सबवेंशन, इंटरेस्ट सबवेंशन पता है ना? फॉर ईडब्ल्यूएस एंड लो इनकम ग्रुप्स फॉर न्यू हाउसेस और इंक्रीमेंटल हाउसिंग। ठीक है। और वही 3 लाख और लेस देन 3 लैक्स एंड 3 to 6 लैक्स होना चाहिए इनका इनकम। ठीक है। और घर कितना मिलेगा? घर मिलेगा 60 स्क्वायर किलोमीटर, 60 स्क्वायर मीटर्स का। ठीक है। और थर्ड कंपोनेंट इज एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। अब इसमें क्या होगा? इस कंपोनेंट में ये प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर का जो है पार्टिसिपेशन होगा। और इसमें सेंट्रल असिस्टेंस जो मिलेगी ईडब्ल्यूएस के जो लोग होंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग होंगे, उनको जो सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, वह 35% ऑफ कंस्ट्रक्टेड हाउसेज विल बी गिवन टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ठीक है। और इसके बाद द फोर्थ वर्टिकल इज सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो नो आइसोलेटेड और स्प्लिंटर्ड बेनिफिशियरी टू बी कवर्ड, बट दिस इज फॉर द इंडिविजुअल्स ऑफ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ओनली रिक्वायरिंग टू बिल्ड इंडिविजुअल हाउसेज। ठीक है। तो वो लोग जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं वो इंडिविजुअल हाउस बना सकते हैं इस जो है वर्टिकल के अंदर। ठीक है। और इंटरेस्ट होगा 6.5% का ऑन हाउसिंग लोन्स, and this can be availed for 15 years, जो इसका लोन होगा। ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द स्कीम। हाँ, दिस एडिटोरियल इन द एक्सप्लेन्ड सेक्शन टॉक्स अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंजेस यू टर्न। अब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने क्या यू टर्न लिया हुआ है, क्या लिया है ऐसा यू टर्न जो एडिटोरियल आ गया, या जो एक्सप्लेन सेक्शन में एडिटोरियल आ गया? तो दिस यू टर्न इज अबाउट कि एक प्रपोजल था, और ये प्रपोजल था कि जितनी भी एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है इनको मर्ज किया जाए। और अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हैज टेकन अ बैक स्टेप इन दैट। और क्यों क्रिटिसिज्म हुआ था इस मर्जर का, और क्यों ये मर्जर नहीं होना चाहिए या ये मर्जर होना चाहिए, इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एक नोटिफिकेशन निकाला था दैट पहली चीज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल जू अथॉरिटी, इन सब को मर्ज करके मिनिस्ट्री के अंदर लाया जाए। अब समझना ये चीज है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये काम करती है डिफरेंट, ये काम करती है डेटा कलेक्शन पे। ठीक है। वैसे ही वाइल्ड लाइफ क्राइम क्राइम कंट्रोल ब्यूरो काम करती है जो वाइल्ड लाइफ के अगेंस्ट में क्राइम होता है उसके ऊपर। वैसे ही जू अथॉरिटी ये प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन पे, नॉर्मल छोटे मोटे जूज पे काम करती है कि वहां पे डेटा क्या है, कितने एनिमल्स है, कितने एनिमल्स नहीं है, कौन सा एनिमल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कौन सा को नहीं करना चाहिए। तो ऑल टुगेदर ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनका मैंडेट अलग अलग है,
और अगर ये ऑर्गेनाइजेशंस को एक ही अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाया जाए तो ये जो इनका काम है वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा वो हम आगे देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहे हैं दैट एनटीसीए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है वो अगर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट के अंदर आ जाती, जो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट है ही इज इन चार्ज ऑफ इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस and this both of these will report to what Ministry of Environment. This will lead to the organization being a toothless tiger. ठीक है, ये टूथलेस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल एनटीसीए जो है वो फॉरेस्ट क्लियरेंस पे रोक लगा सकती है, बोलेगी कि आप इस एरिया का जो फॉरेस्ट है वो मत हटाइए। क्यों? क्योंकि वहां पे टाइगर का पॉपुलेशन ज्यादा है और वो जो ऑर्डर होगा फॉरेस्ट क्लियरेंस का वो कहाँ से आएगा? वो आएगा इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस जो होगा इसका, या जो डेप्यूटी डायरेक्टर होगा, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट जो होगा, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस का ऑर्डर देगा, उसी ऑर्डर का अपोज करेगी एनटीसीए। ठीक है, बट अगर ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एक ही बॉडी के पार्ट हुए तो देन हाउ विल दे अपोज ईच अदर, है ना? तो वो तो अपोज ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इनका जो इंडिपेंडेंट काम है वो हैम्पर हो जाएगा, और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी इंडिपेंडेंटली या एफिशिएंटली वो दिक्कत करेगा। ठीक है, वो जो काम होगा वो रुक जाएगा। सो व्हाट द मिनिस्ट्रीज रैशनेल वाज देयर, उस टाइम पे क्या बोला था मिनिस्ट्री ने कि क्यों मर्जर करना था? बिकॉज देयर वाज दिस पिटिशन विच वाज फाइल्ड इन कर्नाटका हाई कोर्ट इन 2020। देखो, ऑर्डर दिया था सेंट्रल मिनिस्ट्री ने, पिटिशन फाइल हुआ हाई कोर्ट में, वो भी कर्नाटका में। तो इसलिए समझना इस चीज को है दैट कि पिटिशन कैसे फाइल होता है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है गिरिधर कुलकर्णी जिन्होंने ये पिटिशन फाइल किया था। और इस पिटिशन को मतलब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर आप पीआईएल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको समझना है कि सेंट्रल मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में स्टेट हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और पीआईएल फाइल कर सकते हैं। Now, the order was about arguing about the amount of merger of the entities and authorities, ठीक है, is impermissible in law। क्यों ऐसा बोला? और उस ऑर्डर पे, उस पिटिशन पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का क्या रिप्लाई था? रिप्लाई वाज दैट कि जो मर्जर है एंड द इंटेंशन टू मर्ज दीज ऑफिसेस टू गेट वेरियस अथॉरिटीज फंक्शन एट 19 रीजनल ऑफिसेस अंडर वन रूफ। ठीक है, क्यों करना चाहते थे? बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो ऑलरेडी एक, नॉट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स बट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन दी गवर्नमेंट एजेंसीज, कि आपस में कोऑपरेशन हो और जल्दी जल्दी काम हो जाए, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। तो दैट वाज द मेन आर्ग्यूमेंट जो वापस दिया था मिनिस्ट्री ने। देन द एनटीसीए विच इज एन मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर एंड इंडियाज टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, एफएसआई विच इज अ साइंटिफिक बॉडी, बोथ ऑफ देम आर प्राइमरली फंक्शनिंग डिफरेंटली। एनटीसीए काम करती है टाइगर कंजर्वेशन पे, जबकि एफएसआई फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इज अ साइंटिफिक बॉडी जो काम करती है फॉरेस्ट के डेटा पे। प्लस वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जो काम करती है, जो एक एनफोर्समेंट अथॉरिटी है। सीजडे जो काम करती है टू लिमिट टू द फंक्शनिंग ऑफ द जूज, है ना, इसका काम बहुत ही लिमिटेड है। तो दिक्कत यहाँ पे ये आएगा कि इन सब का काम जो कि अलग अलग है, उस सारे काम को मर्ज कर देना, और ये जो बॉडीज हैं आपस में एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती है, तो उन सब के काम को मतलब एक जगह एक अथॉरिटी के नीचे लेके आना, तो वो चीज थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करेगी इनके काम में। ठीक है, दैट विल क्रिएट दैट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। So now, last month, the Indian government has announced this thing also that Project Tiger जो है Project Elephant के साथ merge हो जाएगा। This too is something जो यहाँ पे ऑथर को प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। क्यों लग रहा है प्रॉब्लमेटिक? क्योंकि ऑथर सेज दैट टाइगर रिजर्व जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आते हैं, जबकि एलिफेंट रिजर्व उस एक्ट के अंदर नहीं आते हैं। और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो अभी तक इसीलिए सीरियसली नहीं लिया गया है क्योंकि उसके पीछे लॉ का कोई बैकिंग नहीं है। तो दैट इज वाई दिस हैज नॉट बीन टेकन सीरियसली टिल टुडे। अब अगर इन दोनों को मर्ज किया जाए तो वहां पे भी देयर विल बी लीगल बैकिंग। प्रोजेक्ट एलिफेंट को लीगल बैकिंग दिया जाना चाहिए था। ठीक है, वॉज कंसर्न अबाउट इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एलिफेंट गिवन दैट इट डज नॉट हैव एनी लीगल बैकिंग एट प्रेजेंट, तो उसको लीगल बैकिंग मिलना चाहिए। ठीक है, दैट इज व्हाट ऑथर इज हाईलाइटिंग हियर। नाउ दिस मिनिस्ट्री, why is this ministry changing its stance? Because
दी डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इज समथिंग जहां पे हमें काम करना चाहिए, ठीक है। और मिनिस्ट्री experts who have dealt with this issue have articulated a need for disintegrated and dedicated efforts across the board, including to strengthen the environmental monitoring functions. तो उस पे काम करना चाहिए. However, in the recent years, the role and functions of the regional offices have been widened too. ठीक है. Therefore, environmental approvals or monitoring of the compliances of legally mandated safeguards during the project construction, operation, closure. तो ऑथर यहाँ पे हाईलाइट करते हैं दैट दिस मिनिस्ट्री इज ऑल्सो चेंजिंग इन इट्स नेचर, और जो काम है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ रिफॉर्म्स इन दी मिनिस्ट्री, जैसे डिसेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो होना चाहिए, प्लस जो इंटरनल मैकेनिज्म है टू रिव्यू वेदर दी ऑफिसर्स आर एबल टू प्रायोरिटाइज देयर एक्शंस एंड नॉट, दैट मैकेनिज्म हैज टू बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। प्लस दी disproportionate favoring of the regulatory outcomes should not be there, and overall social justice has to be prevalent at every point, ठीक है। तो that was all about this merger of different organizations under the Ministry of Environment, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बिहार का कास्ट सेंसस, ठीक है। एक्चुअली में अभी जो केस चल रहा है दैट इज अंडर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन गया है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में गया है। दी हाई कोर्ट ऑफ बिहार हैड रिसेंटली, उनने एक ऑर्डर दिया था दैट कि जो कास्ट सेंसस है, ठीक है, जो कास्ट सेंसस बिहार गवर्नमेंट करना चाहती है वो वैलिड है, वो कर सकते हैं कास्ट सेंसस, ठीक है। ये एक ऑर्डर दिया था किसने? स्टेट के हाई कोर्ट ने, ठीक है। अभी तक ये हो गया। अब द कास्ट सेंसस का जो ऑर्डर है उसको अपहोल्ड किया किसने? पटना के हाई कोर्ट ने। अब ये कास्ट सेंसस वापस रिज्यूम हो गई है लास्ट मंथ, ठीक है। बट यहाँ पे इशू आ रहा है, व्हाट इज दी कास्ट बेस्ड सर्वे? कास्ट बेस्ड सर्वे क्या होती है कि हम कास्ट को हाईलाइट करते हैं कौन कौन सा कास्ट है और उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ताकि हम उनके लिए एक बेटर पॉलिसी बना पाए, ठीक है। और बिहार की जो कास्ट सेंसस है वो 12 करोड़ पीपल जो कि 38 डिस्ट्रिक्ट्स में रह रहे हैं बिहार के, उनके लिए है। तो दैट आर द प्रोज, और प्रोज ऑफ कास्ट सेंसस आपको हाईलाइट करने चाहिए और आपको इस पे एक थोड़ा सा नोट बनाना चाहिए, ठीक है। चूंकि ये यूपीएससी में उतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं होगा, बिकॉज इट पर्टेन्स टू सम पर्टिकुलर स्टेट, तो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बीपीएससी के मेंस के परस्पेक्टिव से, ठीक है। 38 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। वाई इज देयर अ नीड फॉर कास्ट सेंसस? कास्ट सेंसस की नीड क्यों है? क्योंकि हमें ये देखना चाहिए दैट कास्ट इज अ बेसिक फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, कास्ट इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। वेदर इट इज एन एलिमेंट ऑफ आइडेंटिटी और नॉट, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी है या नहीं है, बट कास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी सोसाइटी का। तो द सेंसस जो हम करते हैं, सेंसस जो सेंसस हर साल होती है, वो सेंसस के बेसिस पे, है ना, कास्ट का जो डेटा है वो इंक्लूड नहीं किया जाता सेंसस में, other than only the scheduled castes are being included. So despite these ambiguity, that the caste ambiguity there, the union government has categorically ruled out this thing that socio-economic caste census जो होती है वो अनफीजिबल है, एडमिनिस्ट्रेटिवली करना डिफिकल्ट है, और कम्बरसम प्रोसेस है। और लास्ट टाइम जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस किया था 2011 का, तो उसका डेटा फ्लॉड था और डेटा क्लियर नहीं था, इसलिए उसका जो है रिपोर्ट, उसका डेटा जो है पब्लिक में नहीं आ पाया। अर्लियर ऑल्सो दिस कोalition पॉलिटिक्स, अगर आपको याद हो तो कोalition पॉलिटिक्स वर्क्स ऑन माइनॉरिटी प्रिंसिपल्स। तो कोalition दीज सच इश्यूज ऑफ कास्ट सेंसस, जो कास्ट सेंसस की डिमांड है कौन करता है? ये कास्ट सेंसस की डिमांड एक्चुअल में अपोजिशन पार्टीज करती है जो कोalition बेस्ड पॉलिटिक्स चाहती है। तो नाउ दी पॉलिटिक्स एनालिस्ट्स जो एक्चुअल में पॉलिटिक्स को एनालाइज करते हैं, दे आर हाईलाइटिंग दिस थिंग दैट एक्चुअल में ये जो कास्ट सेंसस है ये डिमांड आ रही है किसके अगेंस्ट में? बीजेपी के रूल के अगेंस्ट में, जो बीजेपी का हिंदुत्व पॉलिटिक्स है उसके अगेंस्ट में। दिस इज दिस मंडल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो अब हमें इस इशू को समझना होगा, व्हाट इज दी मंडल पॉलिटिक्स और व्हाट इज दी मंडल एंड कमंडल पॉलिटिक्स। मंडल एंड कमंडल
पॉलिटिक्स। ठीक है। तो दिस वाज इशू बैक देन व्हेन द माइनॉरिटी अपीजमेंट, ठीक है, was the prime factor of any political this political party in India. तो मंडल पॉलिटिक्स, मंडल कमीशन सेटअप हुआ था। और मंडल कमीशन सेटअप इसलिए हुआ था जस्ट टू इंश्योर दिस थिंग दैट कि जो रिजर्वेशन है, ठीक है, मंडल कमीशन 1979 में जनता गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, सेटअप किया था मंडल कमीशन। क्यों और ये कब सेटअप हुआ था? इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? मोरारजी देसाई। क्यों सेटअप हुआ था? जस्ट टू स्टडी दी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट्स इन इंडिया। ठीक है। एंड एंड ऑल्सो टू सजेस्ट रिफॉर्म्स विच विल बी ब्रॉट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ SCs एंड STs। ठीक है। और मंडल कमीशन क्यों आया था? कि आप पहले इनको स्टडी करो। ठीक है। एंड पर्टिकुलरली जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट उस टाइम के थे, दे क्रिटिसाइज्ड द आउटकम्स ऑफ मंडल पॉलिटिक्स, मंडल कमीशन, दैट दिस वाज ओनली टू मोबिलाइज कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। ठीक है। और वोट बैंक पॉलिटिक्स जिसको बोलते हैं। ठीक है। और उसके बाद केस चला सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में केस चला अबाउट जुडिशियल प्रैग्मेटिज्म एंड ऑल। और सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को अपहेल्ड किया। और दिस वाज द प्राइम मोस्ट अटेम्प्ट एट जुडिशियल प्रैग्मेटिज्म। ठीक है। मंडल कमीशन रिपोर्ट वाज फाइनली मूव टू सुप्रीम कोर्ट ऑन September 11th 1990। ठीक है। और उसके बाद जो रिजर्वेशन पे सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं वो हम अभी देखते हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में मंडल कमीशन क्यों आया था? दिस वाज बेस्ड ऑन रिजर्वेशन ओनली। the main provisions of this Mandal Commission were based on where actually the main objective of this Mandal Commission was for reservation purposes only। ठीक है। तो मंडल कमीशन ने बोला क्या था? मंडल कमीशन इन इट्स रिपोर्ट सजेस्टेड दैट 27% ऑफ द रिजर्वेशन शुड बी देयर फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, OBCs। अब 27% का जो रिजर्वेशन है, दिस रिजर्वेशन वाज लेटर चैलेंज्ड इन दी 1992 इंदिरा साहनी केस, इंदिरा साहनी जजमेंट। 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्रॉड आउटलाइन दिया, 4 पॉइंट पैरामीटर दिया, दैट वो पैरामीटर फॉलो करो और तब जाके आप रिजर्वेशन के का जो कॉन्सेप्ट है less than 50% यू कैन गिव। हाउएवर मंडल कमीशन का जो एस्टिमेट था, दैट इज अबाउट 52% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज बिलोंग्स टू OBC कैटेगरी। और इस टाइम के बाद, मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद, इस जस्टिस पुट्टास्वामी जज दिस इंदिरा सोहनी जजमेंट के बाद, कास्ट बिकेम द प्राइम फैक्टर फॉर स्कीम्स, प्रपोजल्स, पॉलिसीज एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स फॉर इंडिया। तो दैट इज वाई हेयर ये वाला जो पॉइंट है अबाउट द वोट बैंक पॉलिटिक्स इज हाईलाइटेड हेयर। अब यहाँ पे ऑथर लिख रहे हैं दैट व्हाई इज इट बीइंग चैलेंज्ड। अब इस पे चैलेंज क्यों हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो कास्ट बेस्ड सेंसस है? बिकॉज द petitioners here in Supreme Court had said that the order notifying the survey is unconstitutional। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? सिंस ओनली सेंटर इज द एक्सक्लूसिव अथॉरिटी टू कंडक्ट द सेंसस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे आर हाईलाइटिंग सेंसस। हाउएवर दिस इज नॉट सेंसस, दिस इज सर्वे। ठीक है, दैट इज द पॉइंट विच स्टेट गवर्नमेंट इज गिविंग। ठीक है। दे ऑल्सो पॉइंट आउट द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव द इंडिपेंडेंट पावर टू अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड लोकल अथॉरिटीज टू कोलेट डेटा। है ना, डेटा कलेक्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी नहीं है एज पर दी सेंसस एक्ट 1948। प्लस देयर इज पुट्टास्वामी जजमेंट ऑल्सो। ठीक है। बिकॉज द पुट्टास्वामी जजमेंट permits the collection of personal data by the state under an executive order only. The High Court verdict also has been assailed on the ground that violates the Puttaswamy judgment। ठीक है, कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आना चाहिए तभी जाके स्टेट की गवर्नमेंट जो है, स्टेट की का जो एग्जीक्यूटिव है वो डेटा कलेक्ट कर सकता है। हाउएवर
द स्टेट हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, जिनने स्टे को हटाया और सर्वे को अपहोल्ड किया, दैट हाँ सर्वे आगे जा सकता है, सर्वे हो सकती है, State High Court gave this order that the state government has competent authority to form policies for the betterment of the lower castes, and the policy is not arbitrary in nature. ये स्टेट हाई कोर्ट का जो है कमेंट है। प्लस दिस पॉलिसी ऑल्सो हाई अपहोल्ड्स द ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पुट्टास्वामी जजमेंट। तो अब दोनों चीजों को देखेंगे, इंदिरास्वामी जजमेंट को भी देखेंगे, पुट्टास्वामी जजमेंट को भी देखेंगे, ट्रिपल टेस्ट होता क्या है इस चीज को भी देखेंगे आराम से। ठीक है, चलो अभी इसको सही से देखते हैं कि क्या इश्यूज हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज है रिजर्वेशन। ठीक है, एंड इंदिरास्वामी जजमेंट। इंदिरास्वामी जजमेंट, and this Indra Sawhney judgment is actually called as the miracle child of Indian judicial pragmatism। ठीक है, और इंदिरा सोनी जजमेंट में ही सुप्रीम कोर्ट upheld the recommendations of 27% reservation of OBCs। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट इंदिरा सोनी जजमेंट। और इंदिरा सोनी केस आया कब था? इंदिरा सोनी केस आया था 1992 में, और 9 जज बेंच था इन द इंडियन जुडिशरी, सेट इन द स्टोन। और इन्होंने उस टाइम पे इस जजमेंट को दिया, 9 जज बेंच था विद द मेजॉरिटी। दिस जजमेंट gave the judgment was in favor of pro reservation and anti reservation इमोशंस इन इंडिया। ठीक है, ये जो कीवर्ड्स यहाँ पे होते हैं, प्रो रिजर्वेशन, एंटी रिजर्वेशन, इमोशंस, ठीक है, इन कीवर्ड्स को याद रखा करो, और इन्हीं कीवर्ड्स को आप याद रख के अपने आंसर में लिख सकते हो। अब इंदिरा सोनी जजमेंट आने से पहले क्या हुआ था एक्चुअल में? तो द फर्स्ट कमीशन विच वाज सेट अप फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाज काका कलेलकर कमीशन। ये 1953 में सेटअप हुआ था अंडर आर्टिकल 340 of the constitution, and this was appointed to investigate conditions of backward classes। ठीक है, हाउएवर इसका जो रिपोर्ट था वो 1955 में आया, बट दिस रिपोर्ट वाज एसेंशियली डिसरिगार्डेड इन 1961। और ये कमीशन का जो रिपोर्ट था वो ज़्यादा चला नहीं। उसके बाद आया हमारा मंडल कमीशन। ठीक है, मंडल कमीशन, this was the second backward class commission which was established by Janata Dal government in January 1979 under the leadership of Morarji Desai। ठीक है, और इसकी जो रिपोर्ट आई वो 1980 में आई, दिसंबर 1980, 1980 दिसंबर। ठीक है, with recommendations on how to advance with socially educationally backward classes। so in addition to already जो इस टाइम पे था 22.5% रिजर्वेशन ऑलरेडी था, मंडल कमीशन एडवोकेटेड द गवर्नमेंट कोटा ऑफ 27% रिजर्वेशन। ठीक है, या जिसको हम कोटा बोलते हैं, 27% कोटा टू सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट था वाज पुट इनटू प्रैक्टिस अंडर, इस चीज को इम्प्लीमेंट किसने किया? इस चीज को इम्प्लीमेंट किया पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने।
ठीक है, दिस वाज सेट इनटू एक्शन बाय पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इन 1991। ठीक है, विद अ फ्यू मॉडिफिकेशंस। 1991 के बाद जो केस आया, जो इस कमीशन के अपोजिशन में, इसकी रिकमेंडेशंस के अपोजिशन में या इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अपोजिशन में केस आया, दैट वाज इंदिरा सोनी जजमेंट, इंदिरा सोनी केस। और इंदिरा सोनी केस, इंदिरा सोनी केस में जो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट था, दैट वाज अबाउट द सपोर्ट ऑफ मंडल कमीशन एंड दिस ऑर्डर and the arguments which were in support of this Mandal Commission report said that the report or the commission, the implementation of this commission will uplift, ठीक है, will uplift the unprivileged groups। ठीक है, तो द इनिशियल recommendations फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अनप्रिविलेज्ड ग्रुप्स वेर गिवन बाय काका कालेकर कमेटी, जो हमने देखा 1953 में। ठीक है, और उसके बाद आया हमारा मंडल कमीशन। ठीक है, अब मंडल कमीशन के या इंदिरा सोनी जजमेंट में जो मंडल कमीशन के अपोजिशन में आर्ग्यूमेंट्स आए थे, दैट वाज दैट दिस assertion of quota system will create a regressive social strata and this will increase the evils of caste system। अब ये चीजें मैं क्यों लिखवा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि यही चीजें हैं, यही आर्ग्यूमेंट्स है जो हम जब भी हमारे पास कास्ट का क्वेश्चन आएगा वहां पे लिख सकते हैं, सेम आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो दिस विल एक्सकर्बेट द सोशल इश्यूज एंड दिस विल एक्सकर्बेट द इंटरपर्सनल एनमिटी। तो इंटरपर्सनल एनमिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। प्लस इसके साथ साथ जो अदर इश्यूज हैं इससे रिलेटेड, दैट इज वोट बैंक पॉलिटिक्स जो हमने पढ़ लिया, या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, या जिसको क्रिस्टोफर जेफरी लॉट बोलती है, दैट इन इंडिया द पीपल डू नॉट वोट, द पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट बट दे वोट देयर कास्ट। ठीक है, पीपल डू नॉट कास्ट देयर वोट बट दे वोट देयर कास्ट। ठीक है, तो दैट इज व्हाट सेट द arguments, and that is what is the opposition and the arguments in favor and in opposition of this मंडल कमीशन और द मंडल पॉलिटिक्स जो इसके बाद स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इंदिरा सोनी जजमेंट में जो चार चीजें बोली गई थी, या दो जो जो 2 से 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से थे। सबसे पहला था दैट आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 इज नॉट in contradiction to 16 का क्लॉज 4 बट इट शुड बी रेड इन हार्मनी। ठीक है, और दोनों चीजें जो है आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, ऐसा नहीं है दोनों चीजें एक दूसरे को काटती है। सेकंड वाज एक्सक्लूजन ऑफ क्रीमी लेयर। ठीक है, दैट दोज हु आर एडवांस्ड सेक्शंस आउट ऑफ द ओबीसीज शुड नॉट बी हैविंग द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन। देन नॉन एप्लीकेबल टू प्रमोशंस, reservation will not be applicable in case of promotions। ठीक है, प्लस ओवरऑल कोटा शुड नॉट बी मोर देन 50% एंड देयर शुड बी दी कैरी फॉरवर्ड रूल। और कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है? कैरी फॉरवर्ड रूल इन केस ऑफ अनफिल्ड वैकेंसीज। ठीक है, बट द क्राइटेरिया शुड नॉट बी बियॉन्ड 50%। कैरी फॉरवर्ड रूल इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू नॉट मोर देन 50%। ठीक है, डॉक्ट्रिन। प्लस देयर शुड बी अ स्टैट्यूटरी बॉडी जो ओबीसीज के लिए बनेगी। स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर ओबीसीज। तो दैट वाज ऑल।
जो इंदिरा साहनी जजमेंट में थोड़े बहुत पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे वो हमने देख लिए। ठीक है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे दैट जस्टिस पुट्टास्वामी जजमेंट, पुट्टास्वामी जजमेंट में क्या इश्यूज और मतलब क्या आर्ग्यूमेंट्स थे और कैसे ये केस स्टार्ट हुआ। दी पुट्टास्वामी जजमेंट, द इशू वाज वेदर right to privacy is fundamental right or not. This was the question. And whether or not the decision made by the court that there are no such fundamental rights in इससे पहले जो केस आया था दैट वाज एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र एंड खड़क सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन और नॉट। तो जो पुट्टास्वामी जजमेंट में एक और क्वेश्चन था दैट वाज सतीश चंद्र वर्सेस खड़क सिंह केस, सतीश चंद्र केस एंड खड़क सिंह केस, इन दोनों का चैलेंज जो यहाँ पे जजमेंट आया था इससे पहले वाला। ठीक है। दैट इज वेदर द एक्सप्रेशन ऑफ राइट टू प्रिवेसी इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और नॉट। पुट्टास्वामी केस वाज अबाउट द पिटिशनर्स आर्ग्यूमेंट। पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट क्या था पुट्टास्वामी जजमेंट में। द आर्ग्यूमेंट वाज अबाउट the right to life and personal liberty which is guaranteed in article is an integral part of article 21 of the constitution। और वो आर्ग्यूमेंट जो था दैट integral part of article 21 is right to privacy, इस आर्ग्यूमेंट को अपहोल्ड किया था कोर्ट ने। और कोर्ट का जो डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के बाद जो जजमेंट आया, दिस जजमेंट अपहेल्ड दिस थिंग दैट यस आर्टिकल 21 का पार्ट है दिस राइट टू प्रिवेसी। और पुट्टास्वामी जजमेंट में भी देयर वाज अ 9 जज बेंच। ठीक है। एंड इट सेड दैट द बेसिक राइट टू प्रिवेसी इज गारंटीड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल 21 क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का और ये ट्रिपल टेस्ट क्या है। ठीक है। तो इट सेज दैट द कोर्ट स्टेटेड दैट द राइट टू प्रिवेसी इज नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है। अगर ये एब्सोल्यूट नहीं है तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। सबसे पहला लेजिटिमेट एम, प्रोपोर्शनैलिटी एंड लीगैलिटी ऑफ द एक्ट। ठीक है। तो वेदर द एक्ट विच इज द इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी बाय स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स। ठीक है। अगर कोई भी इंसान आपका राइट टू प्रिवेसी या आपकी प्रिवेसी में एंटर करता है, दैट एक्ट ऑफ इन्वेजन इनटू प्रिवेसी इज सब्जेक्ट टू दीज 3 कंडीशंस। कि जो भी इंसान चाहे वो स्टेट की मशीनरी हो कोई या स्टेट की कोई एजेंसी हो या कोई नॉन स्टेट एक्टर हो, वो जब भी आपकी प्रिवेसी का हनन करेगा उस चीज को चेक किया जाएगा थ्रू दिस ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट। अब उस चीज को चेक किया जाएगा थ्रू दिस ट्रिपल टेस्ट। और ये ट्रिपल टेस्ट क्या है कि इस इन्वेजन का एम क्या था। ये इन्वेजन आपकी प्रिवेसी में गया कोई इंसान, उसने आपका प्रिवेसी किस हद तक वायलेट किया, कितना वायलेशन हुआ, कितना डेटा वो लेके गया या कितना वो आपकी इंफॉर्मेशन लेके गया। प्लस वाज दैट एक्ट ऑफ इन्वेजन लीगली अप्रूव्ड और नॉट। ठीक है। दैट इज ट्रिपल टेस्ट। ठीक है। तो that's all about the editorials and all. There are two things. First is expansion of the Digital India program, जिसके लिए central government has approved around 14,000 crores outlay of the program। ठीक है। और सर्ट इन के बारे में लिखा गया है यहाँ पे दैट दिस इंक्लूड्स द एक्सपेंशन ऑफ सर्ट इन ऑल्सो। और सर्ट इन क्या है। सर्ट इन इज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सर्ट इन काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर।
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, माईटी इसका नाम है। एंड फुल फॉर्म इसका लिखते हैं MITY, ठीक है। एंड दिस इज द नोडल एजेंसी, दिस इज द नोडल एजेंसी फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स व्हेन इट ऑकर्स। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्ट इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्ट इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है, दिस इज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ, दिस इज अबाउट द सिक्योर साइबर स्पेस, दैट इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और सर्ट इन बनाया कब गया था? 2004 में, 2004 से ये काम कर रहा है, ठीक है। देन कम्स द विश्वकर्मा स्कीम। विश्वकर्मा स्कीम विल एड अराउंड 30 लाख आर्टिजन फार्मर्स फैमिलीज। और विश्वकर्मा स्कीम क्या है? विश्वकर्मा स्कीम इज फॉर क्राफ्ट्स पर्सन, और इनको क्या दिया जाएगा? क्रेडिट सपोर्ट, मतलब इनको लोन दिया जाएगा। और ये क्राफ्ट्स पर्सन कौन है? 18 क्राफ्ट्स हैव बीन हाईलाइटेड, जिसमें कारपेंटर, बोट मेकर, आर्मरर, ब्लैकस्मिथ, हैमर एंड टूल किट मेकर, ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट्समैन है, ऐसे बहुत सारे आर्टिजन्स है जो काम कर रहे हैं, और उनके लिए ये स्कीम लेके आए हैं, विच इज बेस्ड ऑन दी गुरु शिष्य परंपरा। ये जो स्कीम है, दिस स्कीम इज बेस्ड ऑन दी गुरु शिष्य परंपरा, दैट इज कि जितना भी ये आर्टिस्ट का काम होता है या क्राफ्ट्स पर्सन का काम होता है, ये एक दूसरे से ही सीखते हैं। तो पहले इनका तो एक स्किल डेवलपमेंट करना है, प्लस इनको स्टाइपेंड मिल जाएगा 500 रुपए का, जो भी स्किल ट्रेनिंग के अंदर जाएगा, प्लस लोन मिल जाएगा, एक आईडी कार्ड मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा, क्रेडिट सपोर्ट होगा 1 लाख रुपए का, या और सेकंड ट्रांचे में इनको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, बेस्ड ऑन अ कंसेंशल कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। 5% का इंटरेस्ट रेट होगा जिसपे इनको लोन मिल जाएगा, सो दैट दे वर्क ऑन देयर, सो दैट जो इनका काम है, जो इनका क्राफ्ट है, उस पे ये और ज्यादा काम करे और उसको और ज्यादा इम्प्रोवाइज करे और अपने लिए इनकम जनरेट कर पाए, ठीक है। देन देर इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और WHO लेके आए हैं। एंड ये जो इनिशिएटिव है, दिस इनिशिएटिव विल वर्क फॉर डेटा कन्वर्जेंस। अभी हमारा एडिटोरियल भी इसी चीज़ पे था कि डेटा कलेक्ट और डेटा कन्वर्ज और डेटा कोलेशन, इसी पे था, कोलेटिंग द डेटा, ठीक है। Now, this initiative, which is on the global level about the digital health, this will bring in the crucial interim medical countermeasures, जो एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होगा, ठीक है, ताकि जितने भी हेल्थ प्रोवाइडर्स है, प्लस जितने भी डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी डिजिटल हेल्थ लाइब्रेरीज है, उन सबको एक जगह जो है कन्वर्ज किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाए, ताकि हम just to aid universal health if there is any such condition which was similar to COVID-19, जैसा COVID-19 में कंडीशन हुआ था, वैसे ही कंडीशन से बचने के लिए, वैसे ही सिचुएशन से बचने के लिए दिस स्टेप हैज बीन टेकन, ठीक है। सेंटर हैज प्लान्ड टू सेल इट्स IRFC वाया OFS। IRFC मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, IRFC। और ऑफर फॉर सेल्स, व्हाट इज OFC? ऑफर फॉर सेल्स क्या होता है? व्हाट इज ऑफर फॉर सेल? द ऑफर फॉर सेल इज समथिंग, जब आप स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं, तो जब कोई कंपनी स्टॉक्स अपने ऑफर करती है, ठीक है, पहली बार करती है, तो फर्स्ट टाइम जो करती है ऑफर अपने स्टॉक्स टू जनरल पब्लिक, उसको क्या बोलते हैं? IPO, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बट इन एन ऑफर फॉर सेल, जो प्रमोटर्स होते हैं, ठीक है, दे सेल देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक। तो दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द IPO। जबकि IPO में जनरल पब्लिक को कंपनी डायरेक्ट सेल शेयर करती है, यहाँ पे जो है प्रमोटर्स अपने शेयर सेल कर रहे होते हैं टू जनरल पब्लिक। सो दीज आर एक्चुअली, ये जो शेयर्स होते हैं जो OFS में जाते हैं, ऑफर फॉर सेल, दीज आर एक्चुअली शेयर्स ट्रांसफर फ्रॉम प्रमोटर्स टू इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज न्यूज़। हाँ, आपको आपके लिए ये टास्क रहेगा दैट यू नीड टू गो एंड लुक फॉर लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका कहाँ पे है, आप ये मैप पे देखो। एंडीज में ये एक लेक है जो बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे लेक है, और वहाँ की जो भाषा है, उस भाषा का नाम है अइमरा भाषा। ठीक है। एंड इस चीज को आप अपने मैप पे हाईलाइट करो दैट वेयर इज अ लेक टिटिकाका, और इसका पानी कम क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल एंड जियो टेक्टोनिक एक्टिविटीज। अगर आप एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड हो, या स्पेस को देख के आपको अच्छा लगता है, तो आपके लिए ये ऐप आया है। दिस ऐप इज कॉल्ड एज जार्थ। ठीक है। ये ऐप आईआईटी मंडी और गांधीनगर के कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया है। और ये ऐप क्या करती है, दिस ऐप यू कैन वॉच एंड यू कैन कैच अ सुपरनोवा। व्हाट इज सुपरनोवा? सुपरनोवा इज एक ट्रांजिएंट एक्टिविटी होती है। ठीक है, जो एक सेकंड से भी कम की एक्टिविटी होती है, जिसमें होता क्या है, एक एक्सप्लोजन होता है, जिसमें उस एक्सप्लोजन में पुराने स्टार्स मरते हैं और नए स्टार्स पैदा होते हैं। ठीक है। और नए स्टार बनते हैं। दिस एक्सप्लोजन विच गिव्स बर्थ टू न्यू स्टार्स एंड इन विच द स्टार्स एक्चुअली डाई। तो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज ऑन इन टुडेज न्यूज। ठीक है। ऑरोरा आप देख लेना, ऑरोरा क्या होता है। दीज आर नॉर्दर्न लाइट्स एंड सदर्न लाइट्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।